एपिसोड 31। ठीक है सरवरी, तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ देर गुजारूंगी। तुम इतनी देर में अपने दूसरे काम निपटा लो। जोसेफिन की ख्वाहिश पर सरवरी उसे अपनी रहनुमाई में नवाब साहब की लाइब्रेरी तक लेकर आई थी, तो उसने दरवाजे से सरवरी को वापस भिजवा दिया और खुद दरवाजा खोलकर दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। कमरे के फर्श पर दबीज कालीन बिछा था और चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारगीर अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। दरमियान में लकड़ी की एक मुनक्किश मेज थी जिसके गिर्द कुर्सियां रखी थी। जोसेफिन को इस कमरे की तरतीब और सुकून आमिज खामोशी बहुत अच्छी लगी। यहाँ आराइशी अशिया की भरमार न थी, लेकिन जितना भी सामान था उससे अमारात और खुशौकी दोनों का इजहार हो रहा था। वो कालीन पर चलती हुई अलमारियों में सजी किताबों का जायजा लेने लगी। ये किताबें भी बड़े करीने और सलीके से रखी गई थी। मजहब से मुताल्लिक कुतुब एक जगह थी। इसी तरह अंग्रेजी और उर्दू अदब के फनपारों को भी बड़ी तरतीब से मुज्तमा करके रखा गया था। उसने अंग्रेजी अदब वाले हिस्से से शेक्सपियर का हैमलेट निकाला और दरमियान में रखी मेज के गिर्द मौजूद कुर्सियों में से एक पर आ बैठी। ये दोपहर के खाने के बाद मिलने वाला आराम का वक्फा था और वो इत्मीनान से मुताला कर सकती थी। उसने नॉवल पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसमें गुम होती चली गई। अपने इस नमाक में उसे अंदाजा भी ना हुआ कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है और उसे देखकर बुरी तरह ठटक गया है। गुलाबी रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस, रुखसार पर सुर्खी माइल, ब्राउन बालों की झूलती लट और किताब पर झुकी नजरों के साथ वो कुछ ऐसी ही दिलकश लग रही थी कि आने वाले का ठिठकना बिल्कुल जायज था। कुछ देर तक तो वो दुनिया और माफिया से बेखबर उसे तकता ही रह गया, लेकिन फिर उसे खुद ही एहसास हुआ कि अगर जोसेफिन ने नजरें उठाकर उसे देख लिया तो वो उसके इस अंदाज पर बुरा भी मान सकती है। उसने हौले से गला खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जोसेफिन का नमक टूटा और उसने चौंक कर किताब पर से नजर उठाई। अरे नवाब साहब, आप? वो गड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्लीज तशरीफ रखिए, हम यहाँ किताब की तलाश में आए थे। नवाब ज़ादा असदुल्ला अपनी इब्तदाई कैफियत से संभल चुका था, चनाचे बड़े वकार से बोलता हुआ आगे बढ़ा। उसने भी अंग्रेजी अदब के जखीरे वाली अलमारी का रुख किया था। जोसेफिन का नमक उसकी मौजूदगी की वजह से टूट गया था और अब वो मुताले पर अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रही थी, लेकिन उठकर बाहर निकल जाना भी कुछ मायूब सा लग रहा था कि मबादा नवाब ज़ादा गुमान करे कि उसकी यहाँ मौजूदगी उसे शाख गुजरी है। वो बज़ाहिर मुताले में मसरूफ अपनी जगह बैठी रही, लेकिन कनखियों से नवाबजादा की तरफ भी देखती रही। उसने हस्ब मामूल सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। जोसेफिन ने नोट किया था कि यहाँ मर्द हजरात हवेली में मौजूदगी के वक्त उमूमन कुर्ता पजामा ही पहनते थे, जिसका रंग भी ज्यादातर सफेद होता था, जबकि हवेली से बाहर जाते हुए शेरवानी का इस्तेमाल किया जाता था। नवाबजादा असदुल्ला ने उस वक्त जो सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा था, उसके गले पर सफेद रंग के ही धागे से निहायत नफीस कढ़ाई की गई थी और उस कुर्ते में उसकी शख्सियत की वजह बेहद नुमाया हो रही थी। वो अलमारी खोले बहुत तवज्जो से किताबों का जायजा ले रहा था। जोसेफिन ने महसूस किया कि उसे जिस किताब की तलाश है वो नहीं मिल रही। इस नाकामी पर उसके माथे पर धीरे धीरे एक बल उभरने लगा। कुछ देर बाद उसने कदरे झंझलाहट के आलम में अलमारी बंद की और रुख मोड़ा। जोसेफिन ने भी फौरी तौर पर उसका जायजा लेना बंद करके नजरें पूरी तरह किताब पे मरकूज कर दी। एक्सक्यूज मी मिस जोसेफिन, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप किस किताब का मुताला करी हैं? वो जो समझ रही थी कि अब असदुल्ला वहां से बाहर निकल जाएगा, अंग्रेजी जुबान में अपनी सामान से टकराने वाले इस जुमले को सुनकर चौंकी और फिर जुबान से कोई जवाब देने के बजाय किताब का सरवरक उसके सामने कर दिया। ओह, तो ये आपके पास है? हम इतनी देर से इसी किताब को तलाश कर रहे थे। मुझे अंदाजा नहीं था, वरना पहले ही बताकर आपको जहमत से बचा ली थी। जोसेफिन ने किताब उसकी तरफ बढ़ाई। नहीं प्लीज, आप इस किताब का मुताला करी हैं, इसे अपने पास ही रखिए, हम किसी और वक्त इसका मुताला कर लेंगे। इस वक्त तो बस ये उलझन थी कि किताब गायब कहाँ हो गई। हमें डर था कि सफाई करने वाली मुलाजमा ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कहीं इधर उधर ना रखती हो। असल में मुझे दोपहर के खाने के बाद फुर्सत होती है, इसलिए मैंने नवाब साहब से इन औकात में यहाँ आकर मुताला करने की खुसूसी इजाजत हासिल कर ली है। मेरी मालूमात के मुताबिक इन औकात में हवेली के ज्यादातर अफराद कैलूला फरमाते हैं और यहाँ कोई नहीं आता। आपकी मालूमात दुरुस्त है, बस आज अचानक हमें इस वक्त शेक्सपियर की इस किताब का ख्याल आया तो हम इसे लेने यहाँ तक चले आए। असल में हम शेक्सपियर के शहदाई हैं और उसकी हर किताब को कई बार पढ़ चुके हैं। लंदन में क़याम के अरसे में तो हम हर वीकेंड पर खास तौर पर थिएटर जाकर शेक्सपियर का ड्रामा देखा करते थे। हम मिजाज दोस्तों में भी इस पर काफी गुफ्तगू रहती थी, लेकिन यहाँ हमसे इस मौजू पर गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं है। आपके हाथ में ये किताब देखकर बहुत खुशी हुई कि हमको एक हमज़ौक़ मैसर आ गया है। क्या आपको भी शेक्सपियर पसंद है? इस सवाल ने जोसेफिन को गड़बड़ा दिया कि वो जो अपने सामने शेक्सपियर के दूसरे मद्दा को पाकर इतना खुश है, उसके जवाब से मायूस ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो साफगोई का मुजाहरा करते हुए बोली, माफ कीजिएगा, मुझे पहले कभी शेक्सपियर को पढ़ने का मौका नहीं मिला।
اس لیے پسند یا ناپسند کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نصاب میں شامل کچھ چیزوں سے ہٹ کر میں پہلی بار شیکسپیئر کی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں اور ابھی آغاز ہی کیا ہے، اس لیے کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ آپ پوری کتاب پڑھ لیں پھر رائے دیجیے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسے خوش ذوق اور نفیس خاتون شیکسپیئر کو پسند کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گی۔ جوزفین کے رخسار سرخ ہو گئے۔ اپنے بارے میں آپ کی رائے میرے لیے حیران کن ہے۔ آپ بھلا مجھ سے واقف ہی کتنے ہیں؟ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے نوابزادہ سے پوچھا۔ بعض اوقات انسان کو جاننے کے لیے زیادہ طویل عرصے کی ضرورت نہیں پڑتی اور مختصر آشنائی میں بھی وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اس حویلی میں جتنی تیزی سے اپنی جگہ بنائی ہے اور جتنی آسانی سے یہاں کے ماحول کو اپنایا، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ پھپھی بیگم نے آپ کو بڑے اصول و قواعد میں جکڑ رکھا ہے اور وہ آپ کے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک پر اپنی مرضی مسلط کر رہی ہیں، لیکن آپ نے پیشانی پر شکن لائے بغیر ان کی ہر بات مانی ہے۔ حالانکہ اس سے قبل جو محترمہ یہاں ملازمت کرتی تھی انہوں نے پھپھی بیگم کی پابندی کی وجہ سے ہی ملازمت چھوڑ دی تھی۔ پابندی کو قبول کرنے سے میری خوش ذوقی اور نفاست کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ مجھ جیسی لڑکی کو تو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بھی یہ سب اپنانا پڑا۔ جوزفین کا لہجہ یاد ستا ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اپنے مسائل ہیں جن کے ہاتھ آپ مجبور ہیں، لیکن مجبوری کو سلیقے سے نبھانا بھی ایک فن ہوتا ہے جو کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے بے شک پھپھی بیگم کے حکم پر اپنا پہناوا تبدیل کیا ہے، لیکن جتنے قرینے سے اسے زیبتن کرتی ہیں اس سے آپ کی نفاست پسندی صاف ظاہر ہوتی ہے، اور اس نفاست پسندی کی وجہ سے ہی یہ لباس آپ پر خوب جچتا ہے۔ یہ تو سارا سروری کا کمال ہے، اس نے اس لباس کو قرینے سے پہننے میں میری مدد کی ہے۔ بہت خوب، آپ کی انکساری بھی کمال کی ہے۔ آپ کسی بات کے لیے خود کریڈٹ لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو خواتین تعریف کی شدید تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا تو یہ حال ہے کہ کوئی آپ کے حسن کی تعریف کرے تو آپ کہیں گی تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا۔ نوابزادہ کی بے ساختہ کہی اس بات پر جوزفین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز سے نوابزادہ کو محصور کر دیا۔ ممکن تھا کہ وہ جوزفین سے اس کی ہنسی کی تعریف کر ڈالتا، لیکن عین وقت پر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ اس کے بار بار تعریف کرنے سے کہیں جوزفین کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ کوئی عیاش طبع شخص ہے جو اپنی لچھے دار باتوں کے جال میں اسے الجھانا چاہتا ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولا، آپ شیکسپیئر کو پڑھیے، جب پڑھ چکیں گی تو ہم آپس میں اس پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جی بہت بہتر۔ تو اب اجازت، ہم نے آپ کا بہت وقت ضائع کر دیا، اب آپ آرام سے بیٹھ کر مطالعہ کیجیے۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے رہ جانے والی جوزفین دوبارہ کتاب کی طرف اپنی توجہ مبذول نہ کر سکی۔ نواب زادہ نے تو بے شک اپنی زبان روک لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ للہ بس کیجیے، آپ کے آنسو ہمارے دل پر گر رہے ہیں، آپ یوں دکھی رہے تو ہمارا دل پھٹ جائے گا۔ چاندباروں نے اپنی مخروطی انگلیوں سے فاروق کا ہاتھ تھاما اور نہایت درد بھرے لہجے میں بولی، آج وہ ربن کی خواہش پر بھاٹیا ہاؤس آئی تھی۔ ربن نے کیتھرائن سے معلوم کر لیا تھا کہ فاروق کی طبیعت اب بہتر ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے چنڈی گڑھ سے آنے والے ڈاکٹر نے بھی اس کی طرف سے تسلی دی تھی، چنانچہ ربن نے اسے کمو کی موت کی اطلاع دیگر تفصیلات کے ساتھ پہنچا دی تھی۔ البتہ اس اطلاع کو دینے سے پہلے اس نے اس بات کا اہتمام کر لیا تھا کہ چاند بانو اس کا غم بانٹنے کے لیے وہاں موجود ہو۔ یوں تو گولو اور کیتھرائن بھی تھے، لیکن اپنی تمام تر محبت کے باوجود گولو میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ فاروق کو سنبھال پاتا، بلکہ وہ تو خود ہی کمو کی موت کی خبر سن کر اتنا دکھی ہو گیا تھا کہ اسے سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ کیتھرائن سے اس کی گہری وابستگی کی ربن کو خبر تھی، اس لیے اسے تسلی تھی کہ وہ گولو کو سنبھال لے گی۔ فاروق کے لیے البتہ اس نے چاند بانو کو بھی مناسب سمجھا تھا۔ اس کی زرق نگاہوں نے چاند بانو کے دل میں بھڑکتی فاروق کی محبت کی آنکھ دیکھی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ مرد کو ٹوٹ کر چاہنے والی عورت اسے سمیٹنے کے ہنر سے واقف ہوتی ہے۔ اس کی خواہش پر چاند بانو نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، لیکن کمو کی موت کی خبر سن کر فاروق جس طرح ٹوٹ کر رویا، خود اس کا اپنا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ دل تو میرا پھٹ رہا چاند بانو، میں بدبخت یہاں اس پرفضا مقام پر بیٹھا دنیا جہاں کے مزے اڑا رہا ہوں، اور وہاں میرے ساتھیوں پر قیامت گزر گئی۔ تم نہیں جانتی کہ جب اٹے سے کمو کا جنازہ اٹھا ہوگا نا تو وہاں کیا عالم ہوگا، دلوں پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہوگی۔ لیکن وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کا غم بانٹا ہوگا۔ کمو کا آخری دیدار کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں گے تو انہوں نے ایک دوسرے کے آنسو پوچھے بھی ہوں گے۔ اس کے جنازے کو کندھا دینے والوں نے ایک دوسرے کے شانوں پر آنسو بہا کر غم ہلکا کر لیا ہوگا۔ لیکن میں کتنا بد نصیب ہوں کہ نہ تو اس کا آخری دیدار کر سکا اور نہ ہی جنازے کو کندھا دے سکا، اور اب یہاں تنہا بیٹھا رو رہا ہوں، تو کون ہے آنسوؤں کو سمیٹنے والا؟ ہم شاید آپ کو اپنے بہت زیادہ نہ لگتے ہوں، لیکن یقین کیجئے ہم آپ کے دکھ کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، اور کسی لائق نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو آنسو بہانے کے لیے اپنا شانہ پیش کرنے کو تیار ہے۔
नहायत दिल से उसी से कहते हुए चांद बानो ने अचानक उसका हाथ छोड़ा और उसके मजबूत जिस्म को अपनी नर्म और नाजुक बाहों के हिसार में ले लिया। फारूक को शायद ऐसे किसी सहारे की तलाश थी। चांद बानो की बाहों के हिसार में वो टूट टूट कर बिखरता रहा और वो बड़ी हुनरमंदी से उसे समेटती और थपकती रही। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन औरत को कुदरत की तरफ से वदियत की गए सारे सफ़ात उसमें मौजूद थे। बावसफ औरत जानती है कि कब उसे मर्द के लिए महबूबा बनना है, कब दोस्त बनकर उसे बहलाना है और कब माँ की तरह उसके जख्मों पर मरहम रखना है। वो इस वक्त फारूक को किसी माँ की तरह ही समेट और संभाल रही थी। उसके अंदाज में बड़ी शफकत, बड़ा गुदास था। वो अपनी जादुई उंगलियों को कभी फारूक के बिखरे बालों पर चलाकर उन्हें संवारती तो कभी उसकी पुश्त को सहलाकर तसल्ली देने की कोशिश करती। फारूक के अश्कों को चुनते हुए खुद उसकी झील सी आंखों से कितने अश्क खामोशी से बह रहे थे, उसे इस बात का होश न था। फारूक धीरे धीरे सिमट रहा था। उसकी हिचकियां काबू में आने लगी थी। आंखों से बरसती बरसात भी कम हो गई थी और दिल से गम निकलता जा रहा था कि इतने बड़े गम को सहारने के लिए उसे कोई सहारा मैसर नहीं है। चांद बानो की गुदास बाहों से बढ़कर भला और कौन सा सहारा हो सकता था, और उसके बेलौस खुलूस से तो किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उसे एहसास हो गया कि वो चांद बानो की नाजुक जान पर बहुत बोझ डाले हुए है और वो जो उससे बिल्कुल गैर मशरूत मोहब्बत करती है, इस बात की इख्तियार नहीं कि उसको इतना दुख दिया जाए। वो जानता था कि उसका दुख चांद बानो का दुख है कि जिसे चाहा जाए उसके हर जज्बे, हर कैफियत को भी उसी की तरह महसूस किया जा सकता है। खुद को मेरे लिए दुख क्यों देती हो चांद बानो? क्यों उस राह पर चलती हो जिस पर चलने में बर्बादी के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला? क्यों ऐसे आदमी पर अपना खुलूस निछावर करती हो जो तुम्हारे अनमोल जज्बे की पजीराई नहीं कर सकता? तुम्हारी ये इनायतें और नवाजिशें मुझे शर्मसार कर देती हैं। मुश्तहिद आमा के पास कुछ होता तो जवाब में मैं भी तुम्हें कुछ दे पाता। मैं तो बस अब अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ और तुम्हारे लिए कुड़ता रहता हूँ। वो चांद बानो के शाने पर सर टिका जो कुछ बोल रहा था वो उसके अंदर की सच्चाई थी। हमने कब कभी आपसे कुछ तलब किया? हम तो इस पर भी खुश रहते हैं कि आप बेशक हमारे जज्बे की पजीराई नहीं कर सकते, लेकिन इसके कदरदान तो है ना। अगर आप इतना भी ना करते तो यकीन जानिए हम तब भी आपसे शिकवा नहीं करते कि हम समझते हैं हमारे दिल का मामला बस हमारा ही मामला है और हमें खुद उस मामले को निभाना है। अपने इस मामले को निभाते अब हम चाहे बर्बाद हो या आबाद, हमें इसकी परवाह नहीं। हम बस इसी पर खुश हैं कि हमारे खाने दिल में जो शख्स आबाद है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आप घट कर और कुड़ कर हमारी इस खुशी के ज़िया का सामान क्यों करते हैं? जब हम ही तलबगार नहीं तो आप ना देने पर शर्मसार क्यों हैं? आपकी ये शर्मसारी हमारी तकलीफ तो है। अगर आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए आपकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना हमारे बस में होता तो हम ये भी कर गुजरते, मगर वल्लाह हम बिल्कुल मजबूर हैं। फारूक का सर उसके शाने पर टिका हुआ था और वो अब भी उसके वजूद को अपनी नाजुक बाहों के हिसार में लिए हुए थी। उनकी निखरी हुई रूहें बड़े खालिसपन के साथ एक दूसरे को महसूस कर रही थी, लेकिन रूहों का यह खालिसपन देखने वाली नजरों को दिखाई नहीं देता। उनके साथ भी यही हुआ। बिल्कुल अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और खुले दरवाजे के फ्रेम में बिमला की तस्वीर जड़ी नजर आई। वो दोनों ही दरवाजा खुलने की आवाज पर उस तरफ मुतवज्जो हो गए थे और बेसाख्ते एक दूसरे से अलग भी हुए थे। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं आप दोनों को डिस्टर्ब करी हूँ। मुझे तो कृष्ण ने बताया था कि मिस्टर फारूक के किसी अजीज की डेथ की इत्तला आई है और वो डिस्टर्ब है। मैं तो हाल मालूम करने आई थी। इस रंगीन और संगीन सिचुएशन का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। सॉरी का लफ्ज अदा करके वो तंज के जहर में डूबे तीर उन दोनों पर बरसाने के बाद ऊंची एड़ी की हील पर खट खट करती वहां से चली गई। आज उसे किसी पुरानी शनासा ने अपने घर इनवाइट कर रखा था। उसने फारूक से भी साथ चलने पर इसरार किया था, लेकिन फारूक खुद पर तारी उदासी और पशमर्दगी की वजह से राजी नहीं हुआ था। जाते समय वो फारूक के इनकार की वजह से खासी मायूस हुई थी और अब वापस आकर उसने चांद बानो को जिस तरह उसके करीब पाया था वो उसके लिए इश्तियाल का बायस बना था। फारूक और चांद बानो दोनों ही कुछ देर के लिए अपनी अपनी जगह दम बखुद रह गए। फिर फारूक ने संभाला लिया और धीमे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, इसे देखा ना चांद बानो, इस बेचारी को मालूम ही नहीं कि अपने अंदर की आग में धीमे धीमे सुलगने में कैसी राहत होती है। ये आग का एक तंद बगोला है जो एकदम से भड़क उठे और दूसरों को अपनी लपेट में लेकर भस्म कर डालने के सिवा कोई हुनर नहीं जानता। इसे ऐसा ही होना चाहिए फारूक साहब। वो बिमला भाटिया है, एक अमीर और कबीर साहिब इख्तियार बाप की इकलौती बेटी जो दुनिया की हर शय को अपनी रसाई में तस्वुर करती है। जो अपनी हैसियत को याद रखते हैं वो मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत करने वालों को अपनी नहीं, अपने महबूब की हैसियत याद रखनी पड़ती है और महबूब को हमेशा सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया जाता है। जिसको बुलंद मकाम ना दिया जाए वो महबूब ही क्या। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम तो खुद इस बात के कायल हैं। उसकी हाँ में हाँ मिलाती चांद बानो की आंखों में तहरीर जज्बे उसकी सच्चाई की तस्दीक कर रहे थे। बाहर पुलिस वाला है दादा।
सज्जू ने रब्बन को इत्तला दी। ठीक है, बुला ले अंदर। उसने इजाजत दी। पुलिस का आना उसके लिए गैर मुतवक्को नहीं था, बल्कि एक तरह से वो उनकी आमद का इंतजार कर रहा था। आइए इंस्पेक्टर विक्रम, अपन खुद भी आपकी तरफ चक्कर लगाने का सोच रहा था। कम्मों के कातलों का कुछ पता चला कि नहीं? थाने और अड्डे का चोली दामन का साथ था, चनाचे दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे से आशना थे। इसी आशनाई ने कुछ बेतकल्लुफी भी कायम कर दी थी, इसलिए रब्बन ने एक संतरी के साथ अंदर दाखिल होने वाले इंस्पेक्टर को उसके नाम से मुखातिब किया। वो कार्रवाई तो चालू है, लेकिन अभी मैं तेरे पास किसी और काम से आया हूं। इंस्पेक्टर ने बैठने के लिए पेश किए गए मोड़ों पर से एक पर टिकते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। काम था तो अपन को बुलवा लिया होता। क्या अपने आदमियों से कोई शिकायत है? थाने में खर्चा पानी ठीक से नहीं पहुंचा रहे क्या? अगर ऐसी बात है तो बोलो अपन को, अभी अपन सालों की चमड़ी गिरा देगा आपके सामने। रब्बन जानबूझकर तजाहल से काम ले रहा था, वरना उसे अच्छी तरह पता था कि थाने और अड्डे के दरमियान हिसाब किताब कैसा चल रहा है। उसका कोई समस्या नहीं है दादा, अपन किसी और चक्कर में इधर आए। उधरी पारसी मोहल्ले के करीब रात बड़ा हंगामा हुआ है। मोहल्ले वालों का कहना है कि रात की तारीकी में कुछ गुंडों का आपस में झगड़ा हुआ था और उसमें खूब मारा मारी हुई। एक खाली मकान के सामने और अंदर बहुत सा खून पड़ा मिला है, लेकिन उन लोगों का कोई पता नहीं जिनका खून है। ऐसा लगता है सारे जख्मी फरार हो गए या उन्हें उनके साथी अपने संग उठा के ले गए। पुलिस को उन खून बहाने वालों की तलाश है। विचार है कि ऐसी मारामारी अड्डे के लोग ही कर सकते हैं, इसलिए सारे शहर के अड्डों को चेक किया जा रहा है। तेरा अड्डा यहाँ अपन के इलाके में, इसलिए अपन तेरे को पूछने को आया। पारसी मोहल्ला तो उधर से बहुत दूर है, उधर से अपना कोई हिसाब किताब नहीं बनता, तो फिर अपना आदमी उधर क्या करने जाएंगे? जब कोई गया ही नहीं तो झगड़े लफड़े का भी कोई गुंजाइश नहीं। कल रात अड्डे के 2 आदमी जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हुए हैं और पुलिस को शक है कि उन्हें उसी झगड़े में तो जख्म नहीं आया कहीं। पुलिस को उन्होंने अपना बयान दे दिया होगा इंस्पेक्टर। वो रात का आखिरी शो देख कर आ रहे थे कि किसी ने लूटने के लिए उन पर हमला कर दिया। हमलावरों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए साला अपन का आदमी लोग जख्मी हो गया, वरना तुम देखते। इस बयान की अपने को भी खबर है, लेकिन क्या सबूत है कि अपने आदमी को वो बयान तुमने रटवाया नहीं है और असल में वो रात पारसी मोहल्ले के करीब होने वाले झगड़े में घायल हुए? आप ऐसा बोलते हो तो आपके पास क्या सबूत है? रब्बन के लहजे में भी तेजी आ गई। हालात और वाकयात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं दादा। तुम पुलिस को सब बेखबर भी ना समझो। हमको सब मालूम है कि तुम्हारा मज्जू दादा से क्या फड्डा चल रहा था और तुमने कैसे उसकी मनपसंद लड़की को खड़े घाट ब्याह कर मुंबई से निकाल दिया। उसी लड़की को रुखसत करवाकर बारात कलकत्ते जा रही थी ना, जब उनको लुटेरों ने लूटने की कोशिश की और इत्तेफाकन तुम्हारे 2 आदमी मौके पर वहां पहुंच गए। तुम्हारा साथी कम्मू से झगड़े में मारा गया था ना। कल रात का सारा हंगामा कम्मू के खून का बदला लेने की कोशिश भी तो हो सकती है। हस्बे तवक्को पुलिस वालों ने कड़ी से कड़ी जोड़ ली थी, लेकिन रब्बन ये भी जानता था कि पुलिस के पास कोई सबूत और गवाह मौजूद नहीं है और महज वाकयात के तालमेल से उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। इसीलिए वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, आप बादशाह लोग हो, जो चाहो सोच सकते हो, पर आपका सारा सोचा दुरुस्त हो ये जरूरी नहीं। अपन को अपने और मज्जू के झगड़े से इनकार नहीं है, लेकिन अपन उस झगड़े को अपनी दुनिया के उसूलों के मुताबिक निपटा लिए थे। आप इतनी खबरें रखने वाले हो तो क्या आपको खबर नहीं होगी कि मज्जू के अड्डे की गद्दी अपने पास कैसे आई? खबर है, इसीलिए तो सोचते हैं कि मज्जू अपनी रुसवाई का बदला लेने की कोशिश कर रहा है और तुम उसे मुंह तोड़ जवाब देते चले जा रहे हो। तो फिर आप पहले जाकर मज्जू को पकड़ो, वो आपकी तफ्तीश को आगे बढ़ाने में मदद देगा। रब्बन का मशवरा बड़ा बेसाख्ता था, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर बल खा गया और खुश लहजे में बोला, मशवरा देने की जरूरत नहीं दादा, पुलिस अपना काम करना जानती है। तो फिर आप ही हुक्म करो, अपन कैसे आपकी सेवा कर सकता है? आपके इल्जाम पर अपने आदमियों को बेकसूरी पटका बांधकर आपके हाथ में थमा तो नहीं सकता ना। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह जानता हूं दादा, तो मैं ऐसी आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं हूं। पुलिस भी इस कारण ज्यादा सख्त एक्शन नहीं ले रही कि अभी तक किसी ने तुम्हारा नाम लेकर पर्चा नहीं कटवाया है और नुकसान में भी तुम ही ज्यादा रहे हो। लेकिन इस सिलसिला चालू रहा ना तो हमें सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार शहर का अमन खराब करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाली। और वो जो आए दिन जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है, वो क्या सरकार की आज्ञा से हो रहा है? जाओ अपनी सरकार को बोलो पहले उस हंगामे को रोके, फिर अड्डे वालों की चिंता करे। जरा हाथ हल्का रखो दादा, तुम सरकार से टक्कर नहीं ले सकते, तुम्हारा सरकार का कोई मुकाबला नहीं। अपने को खबर है कि अपन छोटा गुंडा है। रब्बन ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया जैसे कह रहा हो कि उसकी नजर में सरकारी लोग ज्यादा बड़े गुंडे हैं। इंस्पेक्टर ने भी उस जुमले की मानवियत को पा लिया और उसका चेहरा लाल हो गया। ताहम इस बार वो जुबान से कुछ ना बोला और झटके से उठ खड़ा हुआ। ऐसा कैसे इंस्पेक्टर? अपने सज्जों ने कभी आपको यहाँ से ऐसे ही लौटने दिया क्या? वो देखो, वो आपकी खातिरदारी का सामान लेकर आया है। रब्बन ने एकदम ही अपना लहजा बदलकर दोस्ताना अंदाज में कहा, जाने दो दादा, तुमने अपनी बातों से जुबानी कड़वी कर दी है।
फैली हुई तौंद वाले इंस्पेक्टर विक्रम ने यह बात कहते हुए चोर नजरों से सज्जू की तरफ देखा, जो बड़े से खान में ना जाने क्या क्या सजाए लिए चला रहा था। खान में सजे जायकेदार पकवानों की खुशबू हर सू फैल रही थी और इंस्पेक्टर के नथने फड़कने लगे थे। अपने सज्जू के हाथ में ऐसा स्वाद है ना कि आप अपन ही सारी कड़वाहट भूल जाएंगे। बस जरा आजमा कर तो देखो। रब्बन का लहजा एक बार फिर मायने खेज था, लेकिन विक्रम महसूस ना कर सका। फिलहाल उसकी सारी तवज्जो खान की तरफ मबजूल हो गई थी और वो लबों पर जुबान फेरते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। रब्बन उसे एक बार फिर बैठने और खाने पीने की दावत दी तो वो इनकार पर कायम न रह सका। अड्डे वालों के तौर तरीके का पुलिस को भी पता था। पुलिस की भी कोशिश होती है कि अड्डे के मामलात से अलग रहे, लेकिन ऐसा तब तक ही हो सकता है ना जब तक बात अड्डे के अंदर तक रहे। मारा मारी और खून खराबे पर हमें हरकत में आना पड़ता है और हमारे ऊपर भी सरकार का जोर होता है, हमें भी जवाबदेही करनी पड़ती है। ऐसे में हम तुम्हारे से पड़ताल करने नहीं आएंगे तो कितनी जाएंगे। को विक्रम जरा अकड़ा अकड़ा सा दस्तरखान पर बैठा था, लेकिन सज्जू के हाथ के जायके ने आहिस्ता आहिस्ता उसे नरम करना शुरू कर दिया और आखिर वो आलू की तरकारी और पुदीने की चटनी में कचौरी डुबोकर खाते हुए रब्बन से दोस्ताना लहजे में बोला। उसकी इस तब्दीली पर रब्बन दिल में मुस्कुरा दिया। उसे विक्रम की कमजोरियों का इल्म था। थाने में पाबंदी से पहुंचने वाले नजराने के अलावा जो दूसरी चीज उसका मूड खुशगवार रखने में मदद देती थी वो थी लजीज पकवान, और सज्जू जैसे माहिर बावर्ची की मौजूदगी में वो विक्रम की जरूरत आसानी से पूरी कर देता था। अपन को सब खबर है इंस्पेक्टर, उधर हर ऊपर वाला अपने नीचे वाले पर डंडा तानकर खड़ा रहता है, पर नीचे वालों को भी तो ऊपर वालों को शांत रखने का हुनर आता है ना। आप भी चाहो तो सरकार की तवज्जो सब पर से हटा सकते हो। आपके पास बुद्धि है तभी तो सरकारी नौकरी कर रहे हो और हमारी तरह झक मारते नहीं फिरते। आप चाहो ना तो सरकार सब कुछ भूल भाल जाएगी। सरकार के पास वैसे भी इतनी फुर्सत नहीं कि एक बात को पकड़ कर बैठी रहे। उधर तो दसियों किस्से चलते ही रहते हैं, बड़े बड़े हिसाब किताब देखने को होता है सरकार को। अड्डे पड़ों की दुनिया पर तो जरा की जरा नजर पड़ती है और आप चाहो तो ये नजर ठहरे बगैर यूं चुटकी बजाकर गुजर भी जाएगी। सब आपके हाथ में है। रब्बन ने भी अपना लहजा बदला और वो अंदाज इख्तियार किया जो दुनिया के तकरीबन हर फर्द को भाता है। थोड़ी तारीफ, थोड़ी खुशामद बड़े बड़े काम बनवा देती है। अब भी यही हुआ और इंस्पेक्टर विक्रम बड़ा मुदब्बिर बना, तफहीमी अंदाज में अपने सर को हिलाता रहा। मुंह से कुछ बोलने की उसे ना फुर्सत थी ना मोहलत। सज्जू बड़ी फुर्ती से उसकी प्लेट में कुछ न कुछ रखता जा रहा था और इंस्पेक्टर उसी फुर्ती से उसे अपने मुंह में रखकर मैदे में मुंतकिल करता जा रहा था। उसके साथ आया संतरी भी पूरी तनदेही से अपने अफसर का साथ दे रहा था। उसकी आमद तो यूं भी बस अफसर की अफसराना शान के इजहार के लिए थी। बाकी मामलात कैसे तय पाते हैं ये ना उसका मसला था और ना ही उससे कोई गर्ज थी। इंस्पेक्टर मासंतरी जब रब्बन के अड्डे से रुखसत हुआ तो एक मुकम्मल तौर पर बदला हुआ इंसान था। इस तब्दीली में रेशमी कपड़ों के अनसिले सूटों ने भी अहम किरदार अदा किया था, जो रवानगी के वक्त रब्बा ने बतौर तोहफा उसके साथ कर दिए थे और जिन्हें वो अपनी बीवी को पेश करके अपनी अफसरी से मजीद मरूब कर सकता था। गुड, आपने सारे जुमले बिल्कुल ठीक बनाए हैं। आप ज़हीन हैं और बड़ी मेहनत से सीख रही हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी अंग्रेजी जुबान को समझने लग जाएंगी। जोसेफिन ने आलिया की नोटबुक चेक करने के बाद उसे वापस लौटाते हुए तबसरा किया तो वो खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, इसमें ज्यादा कमाल आपका है मिस जोसेफिन। आप एक अच्छी उस्ताद हैं, इसीलिए आपसे पढ़ने वाले ज्यादा तेजी से सीख जाते हैं। बच्चे भी आपकी तारीफ कर रहे थे, वो अपने साबका टीचर के मुकाबले में आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं इसके लिए सिर्फ खुद को क्रेडिट नहीं दे सकती। उस्ताद का हुनर भी तभी काम आता है जब स्टूडेंट शौकीन और मेहनती हों। उसने आलिया के साथ बैठी इशरत जहां की नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाई। जिस सफ़े पर उसने काम किया था वो सुर्ख रोशनाई से भर गया था। सुर्ख रोशनाई वाला कलम जोसेफिन ने उसके काम की जांच के लिए इस्तेमाल किया था और उस काम में इतनी गलतियां थी कि सुर्ख रोशनाई नीली रोशनाई पर सतपत दे गई थी। इशरत जहां रोजे अव्वल से आलिया की हम सबलोग जरूर बनी हुई थी, लेकिन सीखने की तरफ उसकी तवज्जो बिल्कुल ना थी। जोसेफिन को कुदरती तौर पर भी वो कुछ कम जहानत की मालिक लगी थी, लेकिन उसने इस चीज का कभी इजहार नहीं किया था। वो पढ़ाने के दौरान इशरत जहां को बहुत नरमी से उसकी अखलाक से आगाह करती रहती थी, लेकिन इशरत जहां ने कभी दिलचस्पी से अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने पर तवज्जो नहीं दी थी। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो बस मारे बांधे ही आलिया के साथ बैठती है। जोसेफिन ने भी ये बात समझ ली थी कि उसकी असल शागिर्द आलिया ही है, लेकिन जाहिर है वो जुबान से इसका इजहार नहीं कर सकती थी। इशरत को कुछ कहकर वो नवाबी खून को छेड़ने की गलती नहीं कर सकती थी। नवाबी खून भी कोई ऐसा वैसा नहीं। नुदरत जहां की कोख से जन्म लेने वाला था और इतनी साहिब इख्तियार माँ की बेटी के शान में गुस्ताखी करके वो अपनी अच्छी भली मुलाजमत से बिल्कुल भी हाथ धोना नहीं चाहती थी, लेकिन एहतियात के बावजूद उस वक्त उससे चूक हो गई। इस बात का इल्म उसे इशरत के एकदम तनतनाकर खड़े होने पर हुआ। हमें मालूम है कि आपका इशारा हमारी तरफ है, आप हमारा तमस्खुर उड़ा रही हैं,
لیکن ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کنذہن اور کام چور لڑکی نہیں ہے. ہم آپ سے انگریزی سیکھنے میں اس لیے دلچسپی نہیں لے رہے کہ ہم ایسے سیکھنا ہی نہیں چاہتے. بھلا ہم کیوں فرنگیوں کی زبان سیکھیں؟ ہم کو ان کے غلام ہیں جو ان کی راہ پر چلے. ہم ایک آزاد ریاست میں بسنے والی ایک آزاد نواب زادی ہیں اور ہمارے ایک اشارے پر بڑے بڑے انگریزی داں ہمارے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. اس نے ہکا بکا بیٹھی جوزفین کے سامنے تقریر جھاڑی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی. اس کے اس انداز پر جوزفین کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی. اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز ابھری. تشریف لے آئیے. عالیہ نے جو خود بھی صورتحال پر بھوجن کی رہ گئی تھی سنبھل کر دستک کا جواب دیا. فوراً ہی کھلے دروازے سے نوابزادہ اسداللہ اندر داخل ہوا. خیریت؟ یعنی سو عشرت جہاں کیوں آگ کے تند بگولے کی طرح آپ کے کمرے سے برآمد ہوئی تھی؟ ہم نے انہیں بڑے غضبناک تیوروں کے ساتھ برآمدہ پار کرتے دیکھا ہے. وہ جوزفین کی وہاں موجودگی سے انجان نہیں تھا لیکن اس کی طرف توجہ دیے بغیر بہن سے مخاطب ہوا. ان کا تو مزاج کچھ ایسا ہی ہے. آپ کو معلوم ہے نا وہ ذرا ذرا سی بات پر یوں ہی بھڑک اٹھتی ہیں. عالیہ کے لہجے میں بیک وقت بے چارگی اور کوف موجود تھی. یہ تو ان کا موروثی مسئلہ ہے. اپنی والدہ کے بالکل صحیح جانشین ہے وہ. اسداللہ نے بے ساختگی سے تبصرہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے دریافت کرنے لگا کہ عشرت جہاں کے مزاج کی برہمی کی موجودہ وجہ کیا ہے. جواب میں عالیہ نے اسے پورا قصہ کہہ سنایا. بلیو می، میرا مقصد ان کی انسلٹ کرنا نہیں تھا. میں تو بس ایسی کام سے بات کر رہی تھی. جوزفین نے پہلی بار اس گفتگو میں مداخلت کی اور اپنی صفائی پیش کرنے لگی. لیکن افسوس کہ آپ ایک سچ بولنے کی غلطی کر بیٹھی اور سچ ہمارے یہاں کے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. تو اب میں کیا کروں؟ کیا مجھے نوابزادی سے ایکسکیوز کرنا چاہیے؟ وہ حقیقتاً پریشان تھی اب جبکہ اس کی ملازمت کا عبوری دور ختم ہو رہا تھا اور وہ مستقل ملازمت کے حصول کے لیے بڑی پر امید تھی کہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا. بالکل بھی نہیں. اول تو آپ نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تب بھی استاد کی حیثیت سے آپ کا رتبہ بلند ہے. عشرت جہاں کو اس رتبے کا خیال رکھنا ہوگا اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو بہتر ہے کہ وہ آپ سے پڑھنا چھوڑ دیں. بغیر شوق کے پڑھ کر وہ اپنا اور آپ کا دونوں کو ہی وقت ضائع کری ہے. کیوں علی، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے بہن سے تائید چاہی. آپ کی بات درست ہے بھائی جان، لیکن پھپھی بیگم کا مزاج برہم نہ ہو جائے. پھپھی بیگم کے قہر سے نمٹنا میں خوب آتا ہے. وہ ابا جان کو اپنی مٹھی میں لے کر اپنی من مانی کرتی رہی ہیں لیکن ہم ان کے کچھ کرنے سے قبل ابا جان کو اپنا حامی بنا لیں گے. اس نے مضبوط لہجے میں اپنے ارادے کا اظہار کیا تو جوزفین کی پریشانی میں کمی واقع ہو گئی اور وہ محسوس کرنے لگی کہ اسے پردیس میں جیسے کوئی مضبوط سہارا میسر آ گیا ہے. آپ بے فکر ہو کر اپنا کام جاری رکھیں مس جوزفین. آپ کی کارکردگی اطمینان بخش ہے، اس لیے کوئی آپ کو آپ کی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. اس بار اسداللہ کی مخاطب جوزفین تھی جس نے اس کی بات کو سن کر سر کو تحفے میں جنبش دی اور دھیمے لہجے میں بولی. تھینکس الاٹ نوابزادہ صاحب، آپ نے میری ساری ٹینشن دور کر دی. شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ یہاں کے سخت ماحول کے باوجود یہاں رکی ہوئی ہیں. اگر آپ نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو اصل نقصان ہمارا ہوگا. اسداللہ کے اس جواب پر اس کی گندوں میں چہرے پر سرخی دوڑ گئی. اسے بالکل ایسا لگا جیسے اسداللہ نے حویلی کے دیگر افراد کا نہیں بلکہ اپنی. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ معمول کے مطابق وہ صبح ورزش سے فارغ ہو کر کچھ دیر تازہ ہوا میں بیٹھا تھا کہ بملا چلی آئی اور اس کے مقابل بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی. اتنی صبح کے وقت وہ بالکل نک سک سے تیار تھی. تنگ موری کے پجامے پر اونچے دامن کے جسم پر کسی ہوئی قمیض جس کا گریبان بے حد کشادہ تھا اسے چھپانے سے زیادہ دکھانے کا کام کری تھی. لباس کا ہم رنگ چنا ہوا دوپٹہ رسی کی طرح گردن میں پڑا تھا اور وہ مہارت کے ساتھ کیے گئے میک اپ میں دعوت نظارہ دیتی چیز لگ رہی تھی. فاروق کو زاہد خشک نہیں تھا لیکن اسے کبھی بھی خود کو اس طرح پیش کرنے والی عورت متاثر نہیں کرتی تھی. پھر یہاں معاملہ بھی الگ تھا. اس کی نظروں میں بسی جولیٹ کی تصویر اسے کچھ اور دیکھنے ہی کہاں دیتی تھی، ورنہ چاند وانوں کے بے تحاشا حسن نے اسے اپنا اسیر نہ بنا لیا ہوتا. ٹھیک ہوں، اس نے قدر توقف سے بے رخی کے ساتھ بملا کے سوال کا جواب دیا. آپ کو چندی گڑھ کے اسپتال میں چیک اپ کے لیے کب جانا ہے؟ اس کی بے رخی کو محسوس کرنے کے باوجود بملا نے اپنا دوستانہ انداز برقرار رکھا. 2-4 دن میں اسپتال والے خود ہی فون کر کے بتا دیں گے. میں نے دادا کو انفارم کر دیا ہے کہ اب میں زیادہ دن یہاں ٹکنے والا نہیں ہوں، مجھے جلد بمبئی واپس لوٹنا ہے. ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ بملا بے قراری سے بولی. جلدی کہاں، اتنے سارے دن گزر گئے ہیں. مجھے اپنوں کے درمیان پہنچنے کی بے قراری ہے. اپنے پیاروں کی قربت میں رہوں گا تو زیادہ تیزی سے صحتیاب ہو جاؤں گا. وہ جواب ضرور دے رہا تھا لیکن لہجے میں اب بھی محسوس کی جانے والی بے رخی تھی. آپ یہاں بھی تنہا کب ہیں؟ آپ کے کچھ بہت اپنے تو یہاں بھی کمپنی دینے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے ہیں. بملا نے تنتنا کر کہا. آپ کا اشارہ یقیناً چاندبانوں کی طرف ہے.
وہ واقعی بہت ہمدرد اور مسیح صفت لڑکی ہے، لیکن میرے زخموں پر مرہم رکھتے خود اس کی انگلیاں فگار ہو جائیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ میری خاطر یہاں آتی ہے اور بے عزتی اٹھا کر واپس جاتی ہے تو میں اپنے آپ میں کٹ کر رہ جاتا ہوں۔ بہتر ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر نہ رہوں جہاں مجھ سے محبت کرنے والوں کو مجھ سے محبت نبھانے کے لیے زخم زخم ہونا پڑے۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کریں مسٹر فاروق۔ میرے جس ریئیکشن کو آپ چاندبانوں کی انسلٹ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل نیچرل تھا۔ بند کمرے میں آپ کو ایک طوائف کی باہوں میں دیکھ کر میں اسی طرح کا ریئیکشن دے سکتی تھی نا۔ شٹ اپ پلیز۔ میں نے آپ کو پہلے بھی چاندبانوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا تھا۔ رہی آپ کے ریئیکشن کی بات، تو آپ کو اس طرح ریئیکٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں کوئی آپ کا شوہر نہیں ہوں جو آپ مجھ سے میرے کسی عمل کے لیے باس پرس کر سکیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بملا کو مزید بولنے سے روکا اور کھل کر بولتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر بملا کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اور مفاہمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، اچھا پلیز جانے دیں، میں مان لیتی ہوں کہ میں اوور ریئیکٹ کر گئی تھی، لیکن وہ میری بھی مجبوری تھی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ہم عورتوں میں جیلسی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، ہم خود کو کسی سے زیادہ اہمیت پاتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ جیسی تعلیم یافتہ خاتون سے میں کم از کم ایسے رویے کی امید نہیں رکھتا تھا۔ ہر باشعور انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اس سے وابستہ لوگ صرف اسی سے وابستہ نہیں ہوتے، ان کے دوسرے بھی رشتے ناطے اور تعلقات ہوتے ہیں، اور ہر تعلق کو نبھانا پڑتا ہے۔ ہر تعلق کی اپنی اہمیت اور وقت ہوتی ہے۔ آپ یہاں میرے ساتھ تعلق رکھنے والے صرف 3 افراد کو برداشت نہیں کر پا رہی، جبکہ مجھ سے تو اور بھی بہت سے لوگ وابستہ ہیں۔ آپ کس کس سے جالس ہوں گی اور کس کس کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کریں گی؟ اس مشکل سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود میری دوستی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ میں تو آپ کی خاطر سب سے ناتا توڑنے سے رہا۔ فاروق کی صاحب کوئی عروج پر تھی۔ وہ اس فطرت کا انسان نہیں تھا، لیکن بملا کے رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس حد پر جا کر اس سے بات کرے۔ اس امیر زادی کا دماغ ٹھکانے پر رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی پھرتی، اور فاروق کو اپنے پیاروں کی بے عزتی ہرگز گوارا نہ تھی۔ بملا پر اس کے اس رویے کا واضح اثر ہوا اور وہ غصے سے لال چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز لہجے میں بولی، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں مسٹر فاروق؟ اگر آپ دوسروں کی انسلٹ کرنے کی عادت ترک کر دیں تو خود بھی اس چیز سے محفوظ رہیں گی۔ جو جس لائق ہو اس کے ساتھ وہی بیہیویئر ہوتا ہے میرا۔ آپ ایک طوائف کو میرے مد مقابل لا کر اس کی خاطر میری انسلٹ نہیں کر سکتے، میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ وہ غصے سے بولی اور تنتناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے فاروق ماتھے پر بل لیے اس صورتحال پر غور کرتا رہ گیا۔